जो एक ही किसी तरफ के गांव है, एक ही जाति के गांव हैं, वहां वोटिंग बहुत ज़्यादा नहीं रहा, धीरे धीरे वोट निकलते रहे, डालते रहे। तो लेकिन जहाँ पे एक ये कहते हैं कि कांटे की टक्कर वाली स्थिति है, तो वहाँ वोटर निकला है और वोट दिए। हम यहाँ कैंट क्षेत्र विधानसभा क्षेत्र में निकले खड़े हैं। यहाँ वोटिंग परसेंटेज जो ज़्यादा होना चाहिए था, पढ़े लिखे लोग जाते हैं, पूरा शहरी इलाका है। यहाँ मेरे ख्याल से कम पूरे मेरठ में सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा होगा। तो यही कह सकते हैं कि जो ग्रामीण इलाके हैं, जो मिश्रित आबादी वाले इलाके हैं, या शहर में शहरी दक्षिण किठौर, वहाँ वोटिंग परसेंटेज ज़्यादा रहा है। तो इससे आप समझ सकती हैं कि जो एक तरीके से ध्रुवीकरण वाली स्थिति जहां थी, वहां वोटिंग परसेंटेज ज्यादा रहा है। जी प्रीति। चलिए गोपाल जी का एक बार रुक कर लेते हैं। इलेक्शन कमीशन में वो मौजूद हैं, उनसे ये समझेंगे भी कि आंकड़े क्या कहते हैं, ईसीआई की रिपोर्ट क्या कहती है। लेकिन जो बात समाप्त की है ब्रजेश जी ने, मैं हालांकि दोबारा उनका रुख करूंगी। गोपाल यहाँ पर समझना चाहते हैं, शहरी इलाकों में उतना उत्साह नहीं देखने को मिला बनस्पत की। ग्रामीण क्षेत्रों में न सिर्फ लोग घरों से बाहर निकले, अपने मत के अधिकार का प्रयोग उनके द्वारा किया गया। जब इस तरह की तस्वीर देखने को मिलती है तो नतीजों का आकलन करना बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं होता। क्या कुछ आपका असेसमेंट कहता है इस बारे में? देखिए जिस तरीके से आज का जो वोटिंग हुआ है वो कंफ्यूजन की सरकार बनेगी और किसके पाले में कितना वोट गया है, क्योंकि परसेंटेज पिछले बार की तुलना में इस बार अच्छा नहीं रहा है। जबकि यह उम्मीद जताई जा रही थी कि कृषि बिल हो या दंगा प्रभावित जो इलाके थे या जाट आंदोलन को लेकर के जो चीजें थी, उसका असर यहाँ पर देखने को मिलेगा और जो वोटिंग है उसका परसेंटेज काफी ज्यादा होगा। और अगर वोटिंग परसेंटेज ज्यादा होगा तो नतीजे भी बदल जाएंगे, तस्वीरें बदलेंगी। लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। यह अभी तक नहीं तस्वीरें साफ हो पाई आखिर जो पहले चरण का जो वोटिंग हुआ है वो किस तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है। जबकि यह माना जाता है कि अगर पहले चरण की वोटिंग की जो वोटिंग का जो परसेंटेज है, जो बाकी 6 चरणों की वोटिंग होती है, उसकी तस्वीरें साफ हो जाती है और यह कयास लगाया जा सकता था कि आखिर किसकी सरकार बनने वाली है। लेकिन आज की जो वोटिंग है उसे आज साफ नहीं हो पा रहा है। कहीं ना कहीं यही कारण है कि कोई भी विश्लेषक जो है यह नहीं बता पा रहे हैं कि आखिर किसकी सरकार बनेगी। बिल्कुल, और ये हैरानी की बात है कि पहले चरण में कोई भी ऐसा जिला नहीं है जहां से ये रिपोर्ट आई हो कि शाम 5 बजे के बाद 70% तक भी मतदान हुआ हो। और अगर ऐसे आंकड़े सामने आते हैं तो ये सोचने पर करते हैं कि क्या जनता, क्योंकि कोई उपयुक्त कैंडिडेट उन्हें नहीं दिखाई दे रहा था जिसके नाम के आगे का बटन वो दबा दें ईवीएम में, या फिर सरकार के प्रति उदासीन रवैया, या फिर किसी दूसरी अच्छी वैकल्पिक पार्टी का उनके पास विकल्प मौजूद नहीं था। इस वजह से उन्होंने चुनावों को ही दरकिनार करके आज के दिन को एक छुट्टी के दिन में बिताना ज्यादा बेहतर समझा बनस्पत की जाते और अपने मताधिकार का प्रयोग करते। गोपाल जी बिल्कुल प्रीति जी, आप सही कह रही हैं। ऐसा हो सकता है कि बहुत लोग ये सोच रहे हो कि जिस तरीके से सरकार के प्रति, केंद्र सरकार के प्रति कृषि कानून को लेकर के किसानों की नाराजगी रही है या अन्य मांगों को लेकर के जो नाराजगी रही है, उसका असर देखने को मिला हो और ये सोचने पर मजबूर करना पड़ा हो कि इससे बढ़िया है कि हम वोट ही न करें। लेकिन यह कहना भी अभी फिलहाल जल्दबाजी होगा, क्योंकि शहरी वोट जो हैं वो नहीं पढ़े हैं। जो पढ़े लिखे लोग हैं वो उस तरीके से खुल करके वोट डालने नहीं गए हैं जो पिछले बार देखने को मिला था। अगर बात करें हम ग्रामीण इलाकों की, तो ग्रामीण इलाकों में जरूर वोट मिले हैं। और वो ग्रामीण इलाके जहां पर किसान रहते हैं, जहां पर गरीब तबका रहता है, जहां पर मिडिल क्लास के लोग रहते हैं, वो लोग बढ़ चढ़ करके जरूर हिस्सा लिए हैं। लेकिन शहरी की बात करें तो उन लोगों ने उस तरीके से हिस्सा नहीं लिया है जिस तरीके से उम्मीद लगाई जा रही थी। लौटती हूँ आपके पास गोपाल जी। मृगांक हमारे साथ बने हुए। मृगांक का एक बार फिर से मैं रुक कर रही हूँ, आगरा में वो मौजूद हैं, दिल्ली एनसीआर को भी बखूबी समझते हैं। एक बार फिर से मैं उनका रुख करूंगी। मृगांक, आगरा की सूरत हाल तो आपने बता दिया, लेकिन अगर दिल्ली एनसीआर जिसे आप बखूबी समझते हैं, यहाँ पर भी बहुत उत्साहवर्धक वोटरों का जो एक रवैया था वो देखने को नहीं मिला।
वो जोश देखने को नहीं मिला। खास करके अगर गाजियाबाद और साहिबाबाद जैसे इलाकों की बात की जाए तो यहां पर शाम 5 बजे तक जो आंकड़े आए वो तो 50 को भी नहीं छू पाए। जब 50% का भी आंकड़ा ऐसे क्षेत्रों में जो अर्बन इलाकों में शुमार किया जाता है नहीं आता है, तो क्या लोकतंत्र कमजोर नहीं होता है? और क्या जो सत्ता के गलियारों में पॉलिटिकल पार्टी सक्रिय हैं वो जनता के साथ में एक बेहतर कनेक्टिविटी नहीं जोड़ पा रही हैं, उन्हें चुनावों में शामिल होने के लिए प्रोत्साहित नहीं कर पा रही हैं, या फिर कुछ हो ही नहीं सकता, हमारे पास अच्छा विकल्प नहीं है और हर पॉलिटिकल पार्टी ने निराश किया? ये निराशा वोटर्स के मन में इतनी हावी हो जाती है कि वो वोट करना जरूरी भी नहीं समझते। आप इसको किस तरह से देखते हैं? बात कह भी रहा था काफी समय से। पहली चीज तो ये है कि ये जो चुनाव हुआ है बड़ी डिफरेंट कंडीशंस में हुआ है। पहली कंडीशन तो साफ तौर पर कोरोना की तीसरी लहर चल रही थी और एक आशंकाएं मन में थी, और उस दौरान चुनाव आयोग की मजबूरी बन गई कि चुनाव को डिक्लेयर करना है। 8 जनवरी को उसने चुनाव को डिक्लेयर किया और एक 2 महीने का लंबा एक पीरियड डिक्लेयर कर दिया कि 2 महीने के अंदर जो है चुनाव को कराया जाएगा। यूपी निश्चित रूप से बहुत बड़ा है, 22 करोड़ की जनसंख्या इसमें है और 7 फेज में चुनाव उसे किया। हम लोग आशा कर रहे थे कि 5 या 6 चुनाव करा लिया जाएगा और ज्यादा कॉन्स्टिट्यूंसी बड़ी कवर की जाएगी। दूसरी बात ये दिखाई दी कि उसके बाद कहा गया कि 15 जनवरी तक आप जो है फिजिकल इंटरेक्शन नहीं कर सकते, कोई रैली नहीं हो सकती, लिमिटेशंस चुनाव आयोग की तरफ से लगा दी गई। उसके बाद वो एक्सटेंड करके 21 तारीख तक उसको कर दिया गया, लेकिन शनि तक वो बढ़ते बढ़ते जो है 5 तारीख तक जो है 5 फरवरी तक पाबंदियां लागू रही। 5 फरवरी को पहली बार जो है फिजिकल इंटरेक्शन की इजाजत दी गई चुनाव आयोग की तरफ से। तो मेरे 20 साल 25 साल के करीब मुझे पहली बार ऐसा चुनाव दिखाई देता है जहाँ पे वर्चुअली सारा काम हो रहा है। और जब वर्चुअल सारा काम होता है तो जो एक्साइटमेंट होता है, चुनाव का उत्सव एक उत्सव है, इस उत्सव में भाग लेने का जो एक्साइटमेंट होता है। चलिए मृगांक का रुख करते हैं, ब्रजेश जी का भी एक बार रुख कर लेते हैं। मेरठ में वो हमारे साथ मौजूद हैं और लगातार तमाम डिटेल्स भी हमारे साथ साझा कर रहे हैं। ब्रजेश, यहाँ पर मृगांक जिस तरह की बात कर रहे हैं कि क्योंकि रैलियों के लिए बहुत ज्यादा समय नहीं मिला इस बार, हालांकि 2 महीने पहले ऐलान हो जाता है, लेकिन बावजूद इसके जिस तरीके से चुनावों की प्रक्रिया अब से पहले तक पारंपरिक तरीके से होती रही थी, रैलियां होती थीं और भीड़ को साथ में लेकर के हम रोड शोज देखा करते थे, इस बार उस तरह की तस्वीर देखने को नहीं मिली। शायद यही वजह है कि जनता में न तो उतना जोश देखने को मिला, न उतना उत्साह देखने को मिला। लेकिन क्या क्षेत्र की जनता विकास के लिए या अपने से जुड़े हुए मुद्दों के लिए भी अपने मत का अधिकार करने के लिए बाहर नहीं निकलेगी? इतनी नाराजगी या फिर सिस्टम से कोई उम्मीद ही नहीं, इसको किस तरीके से देखा जाए? देखिए प्रीति जी, जो मैं आपको बता दूं, अब तक का जो चुनावों का इतिहास रहा है, मतदान का इतिहास रहा है, चाहे वो कांग्रेस रिजीम रहा हो, उसके बाद जनता पार्टी का रिजीम रहा हो या कोई भी अब तक का रहा, उसमें आप हमेशा ये देखेंगी कि जो 50% से ऊपर का जो वोट होता है, 55% से ऊपर का जो वोट होता है, वो जो बड़ा दल नेशनल पार्टी या सत्ताधारी पार्टी उसके पक्ष के लिए ज़्यादा मददगार साबित होता है। और ये इसीलिए जो आपने एक प्रश्न उठाया, बहुत अच्छा प्रश्न है कि जो जागरूकता है वो कम रही या कोरोना का जो असर था वो इस पे हावी रहा, ऐसा नहीं है। लोग तमाम 4.5-5 साल तक तमाम, चाहे सत्ताधारी पार्टी हो या विरोधी पार्टी हो, उनके मुद्दों, उनकी नीतियों को लेकर तमाम समीक्षा करते हैं, तमाम निंदा करते हैं, तमाम बड़ाई करते हैं, लेकिन जब उनके अधिकार की बात आती है तो उनके लिए छुट्टी बड़ी हो जाती है, ड्यूटी बड़ी हो जाती है, तमाम चीज़ें सरकार तमाम व्यवस्था करती है कि आपको सार्वजनिक छुट्टी है या गाँव देहात में तमाम व्यवस्था की जाती है कि आप वोट का अधिकार का अपना प्रयोग करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोग बूथ तक पहुँचें। लेकिन अगर 50%, 55% आज के इस युग में, पूरा हाईटेक युग है, इसमें भी 50 से 55% के लोग या 60% तक के लोग सिर्फ पोलिंग बूथ तक जाते हैं, तो ये दुर्भाग्य कहा जाएगा। लोग, आपने एक प्रश्न कहा कि लोकतंत्र को लेकर इसमें एक सवाल उठता है, लेकिन मैं इसके लिए पूरी की पूरी तरह जनता को जिम्मेदार मानता हूं। उसको अगर वो पोलिंग बूथ तक नहीं जाते हैं तो उनको ये अधिकार नहीं है कि वो सत्ताधारी दल को गरियाएं या विपक्ष को गरियाएं या तमाम उनकी नीतियों पर सवाल उठाएं। तो आज का जो पोलिंग, आपने कहा कि जागरूकता, हम सब जगह गए, लोग जा रहे थे, धीरे धीरे जा रहे थे। लेकिन आज एक बात और मैं आपको बताऊं प्रीति जी, जिस पर किसी ने गौर नहीं किया,
आज बहुत बड़ा साया था। वेस्टर्न यूपी में बहुत शादियां थी, जी। एक शादी में कम से कम 100 लोग तो इन्वॉल्व होते ही हैं, और जिस तरीके से 100 लोग इन्वॉल्व हैं तो उनका वोटिंग की तरफ मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा ध्यान नहीं जाता। एक दो जगह हमें ऐसी मिली जहां